गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगा है। यहां पर सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, फरियाद सुनी और अधिकारियों को हाथों हाथ उन समस्याओं को निपटाने के निर्देश दे दिए। आपको बताएं कि सीएम के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज के दिन सीएम गोरखपुर और काशी दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर दौरे की तस्वीरें हैं, जहां अमूमन ऐसा होता है जब कभी भी वो दौरे पर होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सीधे उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी फरियाद लेते हैं और अधिकारीगण संबंधित विभाग के मौजूद रहते हैं, उनको हाथों हाथ उसके निपटारे के निर्देश देते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, बताइए कि जनता दरबार लग चुका है, लोगों ने अपनी अपनी फरियाद बताई और हाथों हाथ सुलझाने के भी निर्देश हैं, और किस तरीके की जानकारी? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो जनता दरबार की तस्वीरें हैं गोरखपुर से, जहां पर लोगों की फरियाद लेकर इस दरबार में आते हैं लोग और यहां सीएम उनकी फरियाद को सुनते हैं, उनकी फरियाद को पढ़ते हैं और हाथों हाथ तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाता है कि इन फरियादों पर अमल करें, जो भी उचित कार्रवाई हो वो किया जाए। इसके अलावा आपको बताएं, आज के दिन कई अहम कार्यक्रम हैं, कई जगहों पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो योजनाओं की सौगात देने का दिन है, जहां शुरुआत अमूमन जनता दरबार से होती है और ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद ली है, सुनी है सीएम योगी ने और अब अगले कार्यक्रम का वो रुख करेंगे। कई तरीके की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो लंबे वक्त से पाइपलाइन में थी, अब वो जमीन पर आ चुकी हैं, मूर्त रूप में आ चुकी हैं। तो उनकी लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा कई तरह की योजनाओं की सौगात भी है। आइए बात बागपत की करते हैं। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की खबर है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे, पत्थर चले हैं और इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन मारपीट का वीडियो लाइव वायरल है, जहां बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़का गांव का ये पूरा मामला। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामला में सीबीआई की अब बड़ी कार्रवाई की खबर आ गई है। 8 आरोपियों के ठिकाने पर सीबीआई की टीमें दबिश दे रही हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहर हैं जहां एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं, लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीम है, दबिश देने का काम कर रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी ये दबिश चल रही है। तो एक साथ कई जगहों पर दबिश। चलिए, ज्यादा डिटेल के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, बताइए, एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी, दबिश देने का ये काम चल रहा है और किस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है? जी देखिए स्नेहलता, सबसे पहले आपको बता दें कि ये 2017 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय का घोटाला है और रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए, रिवर फ्रंट को अहमदाबाद, गुजरात की तर्ज पर जो वहाँ पर विकास हुए हैं नदियों के किनारे, उस तरह का बनाने के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट था, अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको लेकर तमाम गड़बड़ियाँ हुई, घोटाले हुए। उस समय जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव और तमाम जो इनके सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की, तब ये जाकर FIR हुई थी। जून 2017 को इसमें गोमती नगर थाने में FIR कराई गई थी। उसके बाद चूंकि हजारों सैकड़ों करोड़ का घोटाला था, सीबीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया, सीबीआई ने अपनी FIR दर्ज कर दी। अब तमाम इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, अब छापेमारी चल रही है, तमाम डॉक्यूमेंट्स बरामद होने हैं, साक्ष्य बरामद होने। तो हम इस समय गोमती नगर के विपुल खंड 1 में उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये इंजीनियर अखिल रमन का घर है और यहाँ पर इस समय सीबीआई की टीम अंदर छापेमारी कर रही है और टीम जो है लगातार 3 राज्यों में छापेमारी हो रही है। ये यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई
ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की 40 से ज़्यादा टीमें 80 स्थानों पे करीब रेड कर रही हैं। लखनऊ में ही गोमती नगर में कई जगह हैं जहां पर रूप सिंह यादव का भी घर है। यहाँ गोमती नगर में जो तत्कालीन एक्सीएन हुआ करते थे उस समय सिंचाई विभाग के और अब रिटायर हो चुके हैं, और इनको माना जाता है कि जो उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव, ये उनके बहुत करीबी अधिकारी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घोटाला जब खुलासा हुआ है, जो ठेके हुए हैं, जो भी टेंडर उठे हैं, वो बिना किसी नोटिस के उठे हैं, बिना किसी जानकारी के उठे, और किसी बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। अधीक्षण अभियंता और वरिष्ठ सहायक जैसे छोटे अधिकारी, जो शुरुआती स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके सहमति से टेंडर उठा दिए गए और किसी से भी अनुमति नहीं ली गई। मंत्री की जानकारी में था ऐसा बताया जा रहा है। सीबीआई की जांच में अभी मंत्री भी आएंगे, और उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे, आपको बता दें उस समय मुख्य सचिव आलोक रंजन थे, तत्कालीन प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर थे, प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल थे। इन सब के भी ऊपर जांच की आंच आ सकती है। ये सब अधिकारी भी जांच में फंस सकते हैं, इनके ऊपर भी सीबीआई छानबीन कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर विवेक जब दबिश दी जा रही है, 3 राज्यों में दबिश दी जा रही है, 80 ठिकाने हैं, 80 जगहों पर दबिश दी जा रही है, तो ऐसे मामलों में देखा जाता है इसके बाद गाज गिरने का, इसकी जद में आने का सिलसिला भी बढ़ जाता है। इस मायने से देखा जाए तो कहां तक पहुंच सकती है ये जांच? जी, मैंने अभी आपको बताया, जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव, उनके ऊपर भी जांच की आंच आ सकती है। उस समय जो मुख्य सचिव थे आलोक रंजन, वो भी फंस सकते हैं। दीपक सिंघल समेत तमाम ऐसे आईएएस अफसर हैं जो फंस सकते हैं। अभी बहुत सारे रिटायर हो गए हैं। जिन 8 लोगों के खिलाफ, जो सिंचाई विभाग के 8 इंजीनियर थे, उनके खिलाफ उस समय एफआईआर हुई थी, और सीबीआई उन 8 इंजीनियरों के अलावा पूछताछ में तमाम और लोगों को सामने ला चुकी है। इसमें अभी 8-9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और बहुत सारे नाम जो सामने आए हैं, जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उनकी भी गिरफ्तारियों की तैयारी चल रही है। तो ये अभी शुरुआत है। रूप सिंह यादव अभी जेल में है, और रूप सिंह यादव की करोड़ों अरबों की संपत्ति है। उनके तमाम संपत्तियां सीबीआई के रडार में हैं, और इसको लेकर एंटी करप्शन भी जांच कर रही है, भ्रष्टाचार की इकाई भी जांच कर रही है। तो ये पूरी सीबीआई के अलावा एंटी करप्शन हो गया, लोकल पुलिस में एफआईआर है, लोकल पुलिस से चूंकि टेक ओवर हो चुका है सीबीआई को, तो अब सारे दस्तावेज वो लोकल पुलिस से ले चुके हैं। जो नाम सामने आए हैं पुलिस की जांच में, उस समय जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे, उसके अलावा नीचे से लेकर, जैसा मैंने आपको भी बताया कि निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए ठेके देने में, वो बहुत नीचे के अफसरों ने लिए, ऊपर के अफसरों को जानकारी नहीं थी। लेकिन सीबीआई यही पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई में उनको जानकारी नहीं थी या उनकी मौन सहमति थी। क्योंकि सरकार का मामला था, सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव थे, ये जाहिर सी बात है, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम चीजें जुड़ी होती हैं, कई बार दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दिख रही हैं, तो वो लिंक ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजय निषाद की। एक बार फिर डिप्टी सीएम का राग अलापते नजर आ रहे हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और बीजेपी से अब उन्होंने खुलकर मांग की है। कहते हैं कि मुझे बीजेपी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए, अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी। संजय निषाद ये भी कहते हैं, और बंगाल चुनाव में बीजेपी गच्चा खा गई, ये भी जिक्र करते हैं। अरे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से, आसानी से, कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इस वक्त दुख है, चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएगा। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो कच्चा न खा जाए, जैसे अभी बंगाल में खाए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कैसे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है, और आपको 1 जुलाई का संजय निषाद का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की बीजेपी को सलाह दे रहे थे। देखिए किस तरह से निषाद की सलाह अब मांग में बदलती नजर आ रही है। कम संख्या वाले का चेहरा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का लगा के अगर सरकार बनाते हैं तो 18% वोट निषादों का है। ऑन रिकॉर्ड 1931 की जनगणना आपके नेट में, तो इतना मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप का हाथ धीवर अखबार में बटा था। डॉक्टर साहब आप जोड़ लिए हो, तो आपको एक सलाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 का डॉक्टर संजय का चेहरा
जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनका चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री का लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से चुनाव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा तो घोषित करेंगे चेहरा। हमारे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएगा। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता है नुकसान है तो कच्चा ने खा जाए जैसे अभी बंगाल में खाए। तो नफा नुकसान की बात करते नजर आ रहे हैं निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद, और किस तरीके से उन्होंने अपनी सलाह को मांग के तौर पर रखा, और ना सिर्फ मांग बल्कि एक मिसाल भी दी कि जिस तरीके से गच्चा खाई है बीजेपी बंगाल में, यूपी में ऐसा ना हो। लेकिन आखिर क्यों जरूरी है यूपी में निषाद वोटर्स, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां निषाद वोटर का सियासी गणित क्या कहता है समझिए जरा। 7 विधानसभा सीटों पर 5 लाख से ज्यादा निषाद वोटर मौजूद है और पूर्वांचल में निषाद वोटर्स का दबदबा रहता है, ये सभी जानते हैं। खजनी विधानसभा की आप बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। चिल्लूपार विधानसभा की बात करें 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तो कुल मिलाकर 135 सीटों पर निषाद वोटर्स की प्रभावी भूमिका है, ये संजय निषाद क्लेम करते हैं। मिर्जापुर, महाराजगंज, कुशीनगर में निषाद वोटर्स का प्रभाव है। कुल मिलाकर पूर्वांचल के कई जगहों से वो कहते हैं कि यहाँ दबदबा है। गाजीपुर, भदोही, चंदौली में भी निषाद वोटर्स का प्रभाव देखा जाता है। जौनपुर में मल्हानी विधानसभा सीट निषाद बाहुल्य सीट मानी जाती है। जौनपुर के शाहगंज की बात करें तो वहां भी निर्णायक भूमिका में निषाद वोटर्स होते हैं। मिर्जापुर की भी यही हालत है जहां निषाद वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। तो इससे आप समझिए कि कुल मिलाकर सियासी गणित किस तरीके से अहम हो जाता है निषाद वोटर्स के लहजे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर है। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होनी है। आपको बताएं कि आंदोलनकारी अभ्यर्थी आज सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे और कह रहे थे कि ये हमारे मंत्री हैं, हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए, हमारी मांगों को सुनिए। इसके बाद जब ये आश्वासन मिला कि हम आपसे बातचीत करेंगे, तब ये तमाम अभ्यर्थी आवास के बाहर हटे हैं और अनिश्चितकालीन धरने के लिए शिक्षा निदेशालय पर पहुंच गए हैं। और ये धरना काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन आज सुबह की ये तस्वीर है जहां बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, आवास के बाहर ये तमाम अभ्यर्थी इस संख्या में मौजूद थे और धरने पर बैठ गए। मांग थी कि हमसे मुलाकात कीजिए, हमारी मांगों को सुनिए, हमारी परेशानी सुनिए और कोई हल निकालिए। लेकिन यहां मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अब मुलाकात होगी, सीधी बात होगी, तमाम वो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ ही मुलाकात होगी। अब बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर ना सिर्फ अहम बयान दिया बल्कि इसकी राजनीति करने वालों को आईना भी दिखा दिया। भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम पहले एक ही हैं, ऐसे में ये कहना कि इन्हें एक होना चाहिए ये भ्रामक है। आगे भागवत कहते हैं कि हमारी एकता का आधार मातृभूमि है, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हमारा डीएनए एक है। भागवत ने कहा अगर हिंदू कहेगा कि एक भी मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा तो वो हिंदू ही नहीं है। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं आतताई हैं और इसका निपटारा कानून के जरिए होना चाहिए। भागवत ने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, हिंदू या मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं हो सकती। कहते हैं ये सारी बातें गाजियाबाद में द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स किताब की लॉन्चिंग के मौके पर भागवत ने सामने रखी। उसने फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है। हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है, वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसे दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है,
ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कार्य के लिए है, वो पहला आधार है। और ये परंपरा दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी होना चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। तो मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी ने बैक टू बैक कई ट्वीट करके निशाना साधा है। लिखते हैं, आरएसएस के भागवत ने लिखा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक और पहलू रकबर अलीमुद्दीन नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वाले को के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा, कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। और दिग्विजय का भी ट्वीट है जहां पर वो लिखते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है। ये कहते हैं, हम सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी के ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? बात करते हैं, यूपी में घटते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अब रियायतें लगातार दी जा रही हैं। इसी क्रम में अब प्रदेश में जिम, स्टेडियम को खोलने की परमिशन दी गई है। स्टेडियम और जिम भी खुल गए हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा राहत सेहत का ध्यान रखने वालों को मिलेगी। जो लोग लॉकडाउन की वजह से जिम को मिस कर रहे थे, या जो खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को मिस कर रहे थे, अब ऐसा वो नहीं करेंगे। वाराणसी, बरेली, कानपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जिम खुलने के बाद, स्टेडियम खुलने के बाद तमाम हेल्थ कॉन्शियस लोग जिम पहुंचे और तमाम वो खिलाड़ी जिनका खेल रुका हुआ था, आउटडोर स्टेडियम में ही जो खेला जा सकता है अमूमन क्रिकेट जैसा खेल, वो भी अब प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। और वाराणसी में जिम खुलने के बाद यहां के लोग एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे। काफी दिनों के बाद यहां हलचल भी नजर आई। ये देखिए तस्वीर। वाराणसी में आज लगभग 3 महीने के बाद जिम खुले हैं और जो भी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं
उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। सावधानियां क्या बरती जा रही हैं, ये ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है। नाम जानेंगे आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार पाठक है। महन जी, कितनी सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? और कहा जा रहा है कि 50% ही लोगों को बुलाना होगा, सारी व्यवस्थाएं 50% पे रहेंगी। क्या क्या सबसे बड़ी चीज़, बारीकियां, सावधानियां, और इसके साथ ही आपके जिम के खुलने का और बंद होने का समय क्या? समय समय पर सैनिटाइजर करना और समय समय पे मास्क का अपना प्रॉपर प्रयोग करना, और जिसको सांस लेने में तकलीफ है थोड़ी देर के लिए निकाल के सांस लेके फिर अपना मास्क कैरी कर सकते हैं। ऐसा है कि बराबर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और इतने मेंबर होने चाहिए, 10 से 15 मेंबर वर्कआउट करें, फिर एक लौट जाए, एक लौट आए। इस तरह से व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। और हमारे जिम खुलने का इतना प्रॉपर हुआ है कि हम लोग इतनी खुशी हुई है कि जिम ट्रेनर से लेके और जिम इंडस्ट्री तक सबको कहीं ना कहीं बेरोजगारी मार खा गई। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सावधानी पूरी, और इसके साथ ही जो युवा वर्ग है और जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं आज जिम तक पहुंचे हैं। हालांकि जो संख्या है वो कम है, शिफ्ट इनकी निर्धारित की गई है, अलग अलग शिफ्ट में इन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और ये आप देखिए, ये सारे एक्सरसाइज करने वाले लोग सावधानी को बरतते हुए, सावधानी को अपनाकर पूरी तरह से अपने एक्सरसाइज को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और बरेली में भी जिम खुलने के बाद जिम संचालकों का कहना है कि कोविड गाइडलाइन को वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं बरेली की गोल्फ जिम पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्सरसाइज यहाँ पर अपनी करने के लिए आने लगे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजर हैं वो हमारे साथ में फैजान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैजान जी, किस तरीके की दिक्कतें इस बीच आपको झेलनी पड़ी? दिक्कतें सबको झेलनी पड़ी हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल हमने फॉलो करा था। जिम सबसे पहले हमारा बंद मतलब होता है कोविड पैंडेमिक में, और 1.5 महीना जिम खुला है हमारा लगभग। प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ी ट्रेनर्स को, सब लोगों को, जैसे कि हम लोग घर पर ही थे सब लोग, और दोबारा जिम खुला है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का, जैसे कि हम इतना कहेंगे पब्लिक से, जो भी मेंबर्स हैं हमारे या फिर और लोग हैं, कि जिम आइए, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करिए अपनी, और रेगुलर हमारा जिम खुल रहा है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, एंड जो भी हमारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो भी हो गया है। ठीक है, इसमें आप आएंगे एंट्री हमारा तो प्रॉपर सैनिटाइज होगा आपका, थर्मल स्कैनिंग होगी आपकी, सोशल डिस्टेंसिंग का हम फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स से सारे फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका कहना है वो काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि लंबे समय बाद जिम खुला है। ये लोग रोज़ाना यहाँ पर आते थे, लंबे समय से यहाँ पर लगातार आ रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले करीब 1.5-2 महीने से जिम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली।